जय गुरु जी। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना मेरे गुरु जी। आपने मुझे आज मौका दिया है आपका गुणगान कर सकूं, और आपने जो मुझे अनुभव कराए हैं मैं और लोगों के और संगत से शेयर कर सकूं, ताकि उनमें भी उस तरह का भाव आए और वो गुरु जी से पूरे अच्छे से जुड़ जाएं और उनका मन लग जाए गुरु जी से। अ, और इसलिए भी शुक्राना करती हूँ कि जो सुनहरे पल मैंने बिताए उस समय गुरु जी की छत्र छाया में, गुरु जी के अंग संग में, वो मुझे फिर से याद आ रहे हैं। वो मुझे फिर से प्यारे प्यारे पल जीने को मिल रहे हैं। जय मेरे गुरु जी, जय मेरे मालिक। आप वही बुलवाना जो आप चाहते हो। ये गुरु जी तो अ, अनंत है, अगोचर है, अगम है। ये अब सब आप जो नई संगत जुड़ रही है, ये आप समझते हो। हम लोग उस समय नहीं समझ पाए, आज भी नहीं समझ पाए। उस समय गुरु जी ने काफी संकेत देते थे कि उन्हें सब पता है हम घर में क्या कर रहे हैं, हमारे पास कितने पर्स में पैसे हैं, हमने कितने बारी कपड़े बदली करके आए, इतना कुछ बताते थे। लेकिन हम मूर्ख सोचो कि हमें पता नहीं लगता था कि ये, हम सोचते थे महापुरुष है, लेकिन ये हमारे कभी सोच में नहीं आया कि ये भगवान है, शिव है, महाशिव है, और हम उनके चरणों में बैठे हैं, उनके चरण स्पर्श कर रहे हैं। कभी कभी सोच आती है कि बड़े मूर्ख थे, कभी कभी सोच आती है कि वो भी गुरु जी का हुक्म था। जैसे अल्टीमेटली तो जो हम करते हैं, जो जो भी होता है वो उनकी मर्जी से ही होता है, सृष्टि करता है। आजकल जो करते हैं हम अपने कर्मों को कर्मों का हिसाब पूरा कर रहे हैं, लेकिन गुरु जी उन कर्मों को भी इतनी आसानी से हम उनको अपना पूरा कर लेते हैं गुरु जी की कृपा से, कि वो कभी कभी महसूस भी नहीं होता। और अगर महसूस होता है तो याद आ जाता है कि गुरु जी कृपा कर रहे हैं, गुरु जी 90% अपने पे ले रहे हैं, ये तो हम सिर्फ 10% है। और हम 10% में क्यों घबरा रहे हैं? अगर हमें 100% अपने कर्मों का लेख लेख चुकाना होता तो क्या होता? उस एहसास से कि दिस इज ओनली 10% व्हाट वी आर गोइंग थ्रू, उससे हम कुछ आराम से, कुछ कम दुख से निकल जाते हैं। गुरु जी की बड़ी बड़ी कृपा हुई है। मैं बताऊं आपको मैं कैसे जुड़ी। ऑल्दो मैं एक फैमिली से हूँ जो अ, आर्य समाज में मानते थे, माता रानी को मानते थे। फिर ये YSS के जो गुरु जी हैं, योगानंद जी, उनको मानते हैं। मेरे फादर बहुत मानते हैं, मैंने भी उनकी किताब पढ़ी थी 60s में, 66 और 67 मैंने उनकी किताब पढ़ी, और आई वॉज वेरी इम्प्रेस्ड। और मुझे समझ आ गई कि गुरु जो होते हैं वो बहुत ऊंची स्तर के महापुरुष होते हैं, एंड दे कैन डू जो हम ऑर्डिनरी parlance में हम कहते हैं मिरेकल्स होते हैं, वो कर सकते हैं। अदरवाइज आप सोचो कि जितने पढ़े लिखे बंदे हैं ना, वो इन चीजों में नहीं आते इजिली। और मैं आपको बता दूं, मैं सिविल सर्विसेज से हूँ, मैंने IRS में हूँ, IAS एग्जाम के थ्रू आई हूँ। तो जब हम इतनी पढ़ाई करते हैं तो हमारा मन लॉजिकल ज्यादा हो जाता है, और स्पिरिचुअल होने के बावजूद हम इन चीजों को मानने के लिए थोड़ी ज्यादा समय लेते हैं, बल्कि जो जो सीधे साधे लोग होते हैं। तो इसलिए मुझे, जब वो मैंने ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी पढ़ी, तो मुझे एहसास हो गया कि गुरु जी जो होते हैं, गुरु होते हैं, दे आर अबव दे आर अबव मोस्ट पीपल, एंड दे आर
महापुरुष, दे आर दे आर स्पिरिचुअली एलिवेटेड, और वो कहीं कुछ कर पाते हैं। अदरवाइज शायद मैं कभी मानती नहीं कि गुरु गुरु कुछ कर पाते हैं, क्योंकि उस समय माहौल कुछ अच्छा नहीं था और हम लोग इजीली नहीं मान सकते थे कि गुरु जी के पास जाना है। अब मैं आपको अपनी बात बताऊं कि मैं ऐसी कुछ बीमारी से उलझ गई थी कि जिसको डॉक्टर्स को पता नहीं लग रहा था। मैं दिल्ली पोस्टेड थी, चीफ कमिश्नर इनकम टैक्स, तो मैं जयपुर ऑन प्रमोशन हमारी अक्सर ट्रांसफर हो जाती है, अक्सर नहीं हमेशा ट्रांसफर हो जाती है। तो मैं जयपुर ट्रांसफर हुई, वहां मेरी को तबीयत ठीक नहीं लगी, तो मुझे ये एहसास हुआ कि शायद मैं अकेली हूँ। अंकल मेरे दिल्ली है, फैमिली दिल्ली है, मैं अकेली हूँ, तो इसलिए मुझे आई डेंट गिव मच थॉट्स टू इट कि मैं खाना नहीं ढंग से खा रही, मैं कुछ सांस ठीक नहीं आ रहा, या मुझे कुछ कमजोरी लग रही है, वो मुझे कुछ एहसास नहीं हुआ। एंड मैंने उसको कुछ इम्पोर्टेंस नहीं दी, क्योंकि गुरु जी की कृपा थी और मैं अपना काम बड़ी खुशी से कर रही थी। आई वाज एंजॉयिंग माई वर्क। तो लेकिन क्योंकि मेरे पास समय था, तो मैंने शायद डॉक्टर को दिखा ही दूं। तो डॉक्टर के पास गई, तो उन्होंने कहा कि, क्योंकि मुझे वेटिंग नहीं कराया, कंपैरेटिवली छोटी जगह में, यू आर ए वीआईपी, तो उन्होंने मुझे वेट नहीं करवाया, जल्दी से बुला लिया, और उस वजह से जल्दी बुला लिया। तो आई वाज पैंटिंग, मेरे को सांस सा चढ़ रहा था। शायद अगर मैं बैठती थोड़ी देर, जैसे मुझे बैठाते, तो हो सकता है वो पता ना लगता, लेकिन क्योंकि मुझे जल्दी से बुला लिया था, तो मैं आई वाज पैंटिंग। तो उन्होंने कहा कि तुम्हें सांस चढ़ा हुआ, तो मैंने कहा नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा, नथिंग टू वरी अबाउट। हल्की सी खांसी है, लेकिन मुझे खाना नहीं अच्छा लग रहा। आई गेव फ्यू सिम्टम्स, एंड उन्होंने, उनको भी कुछ समझ नहीं आई, उनका थोड़े टेस्ट करवा लेते हैं ये। तो जब उन्होंने शायद एक्सरे करवाई, तो उन्होंने कहा लंग्स आर वेरी बैडली इन्फेक्टेड। अच्छा, वो तो एक्सरे के लिए कह दिया, और मैं चली आई ऑफिस में, मैं अपना काम करती रही। गुरु जी की कृपा इतनी अच्छी रही, इतनी मेरे में कृपा रही, बिफोर आई इवन मेट हिम, बिफोर मैंने उनके दर्शन करने से पहले ही गुरु जी ने मुझे अपने शरण में ले लिया था। तो इतनी तकलीफ होते हुए भी मुझे कोई कोई खास तकलीफ नहीं हुई, क्योंकि मैं अपना काम करते रही। और मुझे बार बार डॉक्टर फोन कर रहे हैं कि मैम आप आके देखो, रिपोर्ट्स आके देखो, क्या दवाई लेनी है। मैं कहती हाँ जी, आ जाऊंगी आ जाऊंगी, एंड मैं टाल रही थी। तो एक बार डॉक्टर खुद मेरे ऑफिस आ गए और कहने लगे कि प्लीज टेक इट सीरियसली, आप दिल्ली जाओ, ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट में जाओ, एंड स्टार्ट टेकिंग ट्रीटमेंट। तो फिर भी मैंने करीब महीना एक को लगा दिया। मैंने कहा थोड़ा काम का टाइम है मेरा, एंड आई एम कंफर्टेबल, मैं काम करके चली जाऊंगी। सो फिर मैंने अपने अंकल को फोन किया कि मेरी ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट से ले लो, अपॉइंटमेंट ले लो, आई विल कम। तो भी मुझे नहीं, एहसास नहीं था कि समथिंग इज सीरियस। डॉक्टर कहीं जा रहे हैं, बट आई वाज फीलिंग नॉट सो बैड। तो मैंने कोई अपना सामान नहीं उठाया, कोई कोई आई जस्ट पिक्ड अप माय पर्स एंड माय हाउस की, और मैं दिल्ली आ गई जयपुर से। और वहाँ डॉक्टर को दिखाते ही उन्होंने कहा कि एडमिट करना है। ठीक है, तो ओके, आई डिडंट गिव मच थॉट। मैं एडमिट हो गई, उन्होंने टेस्ट वेस्ट किया, वही लंग्स देखे, और उन्होंने कहा कि ये ट्यूबरकुलोसिस है, तो तुम्हें टीबी है। मैंने कहा टीबी कैसे हो सकता है, हम तो इतनी साफ सुथरी जगह पे रहते हैं, जो सरकारी मकान होते हैं सीनियर ऑफिसर्स के, या किसी के भी, तो अच्छी बड़ी अच्छी अच्छी लोकेशन पे होते हैं, आसपास कोई गंदगी नहीं होती, कुछ नहीं होता। तो हाउ कैन आई, एनीवे, ठीक है। तो स्टार्ट द ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट शुरू की। आई वाज नॉट रिस्पॉन्डिंग, उस ट्रीटमेंट का मुझे उनको फर्क ही नहीं लग रहा था। फिर उन्होंने हायर डोज दी, कहने लगे कि यू आर रेजिस्टेंट टू द मेडिसिन, फिर वो दवाई दी, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर उनको लगा ये तो कैंसर है। अच्छा, मुझे साथ साथ में कहते रहे इतनी दवाइयां हम तुम्हें दे रहे हैं, हो सकता है तुम्हें जॉन्डिस हो जाएगा, तो उसकी चिंता मत करना, दिस इज मेडिसिन इंड्यूस्ड। तो मेरे अंकल कहने लगे जो प्रॉब्लम है उसको तो ठीक नहीं कर पा रहे, और उल्टा से एक और प्रॉब्लम खड़ी कर देंगे। तो वो, हमारा घर बड़ा सा था, ग्राउंड फ्लोर का घर था, बड़े बड़े लॉन थे चाणक्यपुरी में। तो मैं रोज सुबह उठ के लॉन में बैठ जाती थी, छुट्टी पर तो थी, छुट्टी लेके ही आई हुई थी। तो
कभी आंवले का मुरब्बा खिला देना, कभी एप्पल का मुरब्बा खिला देना, त्रिफला खिला देना कि दवाइयां दे रहे हैं उसका ये असर, कट कट दे नेगेटिव इफेक्ट, वो सब करते रहे। और एक्सरसाइज, ओपन एक्सरसाइज होगा, ये सब करते रहे, दवाइयां खाते रहे, बट कुछ फर्क नहीं पड़ा। जब बहुत बढ़ गई और डॉक्टर इंसिस्टेड कि कैंसर है, तो मैं थोड़ी सी चिंतित हो गई, क्योंकि मेरी बेटी अभी एमबीए करके आई थी प्रीमियर इंस्टीट्यूट से, और मैंने उसकी शादी का सोच रहे थे कि हम उनकी शादी करनी है, तो वी वर लुकिंग आउट फॉर सुटेबल बॉयज। तो मैं उस समय गुरुजी के पास गई। कैसे गई गुरुजी के पास, अब मैं ये बताऊं। मैंने आपको पहले कहा कि गुरुजी ने मुझे अपने शरण में पहले ही ले लिया था, जबकि मैं उनके पास बाद में गई। और बात अभी मैं रियलाइज करती हूँ कि मेरा गुरुजी से रिश्ता है जन्मों जन्मों का है, क्योंकि मुझे गुरुजी ने बुलवाया किसी के थ्रू, जिसको मैं बिल्कुल नहीं जानती। आज भी अगर मेरे सामने वो जेंटलमैन आ जाए तो मैं नहीं जानती उनको। वो आए, आई डोंट नो हाउ ही किया, मुझे याद नहीं है, लेकिन मुझे कहा कि आप मेरे गुरुजी के पास आ जाओ, आप ठीक हो जाओगे। क्योंकि मुझे एक ही चिंता होती थी, मेरी बेटी की शादी हो जाए, उसके बाद आई एम विलिंग टू ड्रॉप डेड, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। लेकिन तो उसने कहा कि आप मेरे गुरुजी के पास आओ। तो मैंने कहा कौन से गुरुजी? तो उन्होंने कहा कि समोसा खिलाते गुरुजी। तो मैंने कहा समोसा तो मैं कभी भी नहीं खा सकती, आई कुड नॉट ईट फ्राइड फूड, वैसे ही, नॉट बिकॉज ऑफ एनीथिंग, बट शुरू से हम फल खाने वाले ज्यादा थे, ना नहीं खाते थे। एनीवे मैंने कहा ठीक है, चलो चलते हैं। मेरे अंकल और मैं गए, तो गुरुजी एस ब्लॉक में, ग्रेटर कैलाश में, बेसमेंट में होते थे। वहां हम गए, तो मैं तो आंसू ही, गुरुजी को देख के आंसू ही निकलते रहे। आई वॉज नॉट इवन सरप्राइज के गुरुजी इतने लवली क्लोथ्स में, ग्लोइंग, वेरी रेडियंट एक्सप्रेशन, इतने सुंदर, इतना ऑरा, इतना। तो मैं तो आंसू ही निकलते रही, ना कुछ कहा उनसे कि गुरुजी मेरे को क्या प्रॉब्लम है, मैं क्यों आई हूँ। तो सिर्फ ये था, मेरे मन में ही था कि मैं 4-5 साल और जीऊंगी, ताकि उतने में मैं अपनी बेटी की शादी कर दूं। तभी मैं थी उस समय, वो चीज मैं आज रियलाइज करती हूँ, एज इफ मैं अपनी बेटी की शादी करूंगी, मुझे यहाँ। तो मैंने कहा, मैंने कुछ कहा नहीं। गुरुजी ने कहा कोई गल नहीं, ठीक हो जाएगी, और पान के पत्ते ले आना, और कुछ शायद और कहा था, पान के पत्ते मुझे याद है, डंडी वाले पान के पत्ते ले आना, ठीक हो जाओगे। तो हम दूसरे दिन ही पान के पत्ते, शायद 5 पत्ते कहे, पत्ते ले गए, और शायद छोटी इलायची कही, मुझे ना याद नहीं, पर पत्ते तो मुझे याद है, ले गए। और गुरुजी का एक छोटा सा अलग सा कमरा होता था, जिसको वो ऑपरेशन थिएटर कहते थे। वो उन्होंने पान के पत्ते पे कुछ मंत्र बोला, क्या किया, उन्होंने मेरी छाती पे रख दिया और कहा कि ठीक हो जाएगा, कल्याण कर देता। उस समय मैं बड़ी खुश हो गई, लेकिन आई डोंट नो वेदर आई रियली बिलीव कि मैं ठीक हो जाऊंगी या मैं ठीक हो गई। क्योंकि ऐसे हम सोचते नहीं ना कि पान का पत्ता कोई रखेगा तो हम ठीक हो जाएंगे ना। हमें अंदाज था कि ये जो है एक शिव जी है, भगवान है, महाशिव है, जिनके चरणों में मैं आ गई हूँ, और अब मुझे किसी चीज की चिंता नहीं है। ये सब उस समय भी ज्ञान नहीं था। और उनके होते हुए जब तक फिजिकल फॉर्म में थे, कितने उन्होंने कितने उन्होंने चमत्कार किए। ये कॉल देम चमत्कार, और ये कॉल देम इज रियलिटी। रियलिटी तरीके तरीके से हिंट से बताना चाहते थे, लेकिन हम इतने मूर्ख थे, इतने आई डोंट सो मूर्ख थे कि इनोसेंट थे। हमें इस चीज का बिल्कुल ज्ञान नहीं हुआ कि हम शिव जी के पास बैठे हैं, हम भगवान के पास बैठे हैं, और हमें किसी मन पद की डाउट नहीं होना चाहिए। डाउट वाली बात भी नहीं मैं कह सकती, डाउट नहीं था, लेकिन बिलीफ भी नहीं था। तो खैर गुरुजी ने ब्लेस किया, और मुझे नहीं पता था कि हमारे मास्टर हैं। मुझे लगा कि कोई संत आए हैं एंड ही विल गो अवे, मुझे भी नहीं पता था कि ये रहेंगे। अच्छा, और उन्होंने भी कहा एक आध बार शायद कहा आना। उसके बाद आई वेंट अराउंड माई वे, कभी छुट्टी लेके घर, कभी ऑफिस, लाइक दिस इट वेंट ऑन। एंड धीरे धीरे ठीक होना शुरू हो गया, लेकिन इट टुक सम टाइम।
अच्छा, उस टाइम दौरान में हल्का हल्का ठीक होता होगा, तो मुझे ये लगा कि ठीक हो रहा है अभी, दवाइयां तो चल रही थी। मैंने वो नहीं कहा, मैंने ये नहीं सोचा कि गुरु जी की ब्लेसिंग है और मैं उससे ठीक हो रही हूँ, ना कि दवाई से। तो जब मैं ठीक होने लगी, तो मेरे काम अपने आप होने लगे। उन्होंने कहा कैंसर है, डॉक्टर अभी भी, एम्स वाले डॉक्टर अभी भी इंसिस्ट कर रहे थे कैंसर है, ये ऑपरेशन करो, ये लंग, ये नोड्स निकालो, लिम्फ नोड निकालो, ये करो वो। बट फाइनली दे सेड हम तुम्हारी लंग्स को कट करेंगे एंड बायोप्सी करेंगे। तो मैंने मना कर दिया, मैंने कहा नहीं, अगर वो आप करना तो मैं बॉम्बे जाऊंगी, क्योंकि बॉम्बे उस समय सिर्फ एक ही कैंसर हॉस्पिटल था, बॉम्बे वाला। तो मैंने बॉम्बे के लिए ट्राई की। गुरुजी की ऐसी कृपा रही, मेरा बॉम्बे जाना हुआ ही नहीं। मेरे मन में भी थोड़ी चिंता थी कि मेरे पेरेंट्स भी बॉम्बे में हैं, उनको पता लगा कि कोई कैंसर है तो वो भी सारे दिल्ली आ जाएंगे, और मेरे अंकल किस किस को संभालेंगे, मुझे देखेंगे कि मेरे पेरेंट्स को देखेंगे, कि क्या करेंगे। सो मेरा बॉम्बे गुरुजी ने जाने ही नहीं दिया। पहले डॉक्टर छुट्टी पे महीना भर डॉक्टर नहीं मिले। बाद में बाद में जब हमने अपॉइंटमेंट लेने की कोशिश की, तो डॉक्टर ने खुद कह दिया कि मैं दिल्ली आ रहा हूँ किसी कॉन्फ्रेंस के लिए, लंच टाइम आई विल बी एबल टू सी यू, आप रिकॉर्ड तैयार रखना, मैं आपको देख लूंगा। तो लंच टाइम वो मेरे टाइम हो गया, मैं उनको अपने सारे रिकॉर्ड लेके चली गई, दिखाया। तो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें एक स्टेरॉइड देते हैं, हैवी स्टेरॉइड दे देंगे, अगर आपने उसको रिस्पॉन्ड किया तो फिर कैंसर नहीं है, और अगर उसको भी रिस्पॉन्ड नहीं किया तो मैं आपको बोलूंगा कि बॉम्बे आ जाओ मेरे हॉस्पिटल एंड आई विल ट्रीट यू। तो दैट वाज इट। तो हमने वो दवाई खानी शुरू की। और पहले इतनी बार हम जाते थे एक्सरे के लिए, कि वो एक्सरे वाले सेंटर भी डॉक्टर जो थे वो हमें पहचानने लगे और कहने लगे अंकल को कि आप इस लड़की को मार दोगे बार बार रेडिएशन के सामना करने के लिए, ये नहीं ठीक हो रही, आप क्यों नहीं सोच रहे कि ये ठीक नहीं हो रही। तो इस बार हम फिर गए, उन्होंने कहा बधाई हो आपको, बधाई हो, तो रिग्रेस कर रहा है, कम हो गया है, इन्फेक्शन कम हो गई है, लंग्स आर शोइंग बेटर रिजल्ट्स। तो हम खुश हो गए, फिर बॉम्बे जाने की बात खत्म हो गई। और धीरे धीरे आई मैं वजन भी बढ़ना शुरू हो गया, थोड़ा खाना भी शुरू हो गया, लाइक दैट। तो जब मेरा ठीक होना शुरू हुआ, नेचुरल दिखने लगा कि आई वाज फीलिंग बेटर, तो मेरे चेयरमैन ने मुझे ट्रांसफर कर दिया पूना। पहले मैंने, देखो गुरु की कृपा, मैंने कोई कोई गवर्नमेंट में जब तक आप अप्लाई नहीं करो, कुछ ना करो, तो वो ट्रांसफर नहीं होती। उन्होंने अपने आप ही मुझे जयपुर से दिल्ली ले आए, क्योंकि मेरी ट्रीटमेंट दिल्ली हो रही थी। और दे वर सो नाइस, मुझे कहने लगे कि मिसेस मेहरा, तुम यूएस चले जाओ, तुम्हारा दिल्ली ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट को कुछ पता नहीं लग रहा, प्राइवेट में तुम डॉक्टर को दिखा रहे हो, कुछ पता नहीं लग रहा कैंसर है क्या है, तो तुम अगर कैंसर भी है तो तुम यूएस चले जाओ, ताकि अर्ली स्टेजेस में डिटेक्ट हो जाए तो तुम ठीक होके आ जाओगे। अगर डिले कर दी तो वहां भी ठीक नहीं हो पाओगे, फिर बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। लेकिन मेरे एक ही दिमाग में जुनून था कि नहीं नहीं, मैं तो नहीं जाऊंगी, मेरी बेटी की शादी कैसे होगी, मेरे अंकल और मैं दोनों यूएस चले जाएंगे तो घर का क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा। एक ही मेरे दिमाग में वो चीज घूम रही थी, मैंने कहा मैं कहीं नहीं जाऊँ। दैट वाज आल्सो गुरु जी कृपा। ठीक है, तो मैं नहीं गई कहीं भी, और मैं धीरे धीरे ठीक होना शुरू हो गई। मुझे ट्रांसफर कर दिया पूना। अब मेरे अंकल बड़े दुखी हो गए कि पूना गेस्ट हाउस में रहेगी, तेल वाली सब्जी खाएगी, मिर्ची खाएगी, जो इसको तो स्पेशल डाइट चाहिए, कैसे करेगी। तो मुझे कहा कि तुम जॉब छोड़ दो। अब मैं काफी सीनियर बड़ी सीनियर पोजीशन में हो गई थी, तो मैं इजिली छोड़ना नहीं चाहती थी। एंड आई वाज एंजॉयिंग माय वर्क मोर देन एवरीथिंग, मैं अपने काम से बड़ी खुश थी, अच्छे से कर रही थी, और बड़ी मुझे यश मिल रहा था। तो मैंने कहा मैं छोड़ूंगी नहीं, लेट मी गिव इट अ ट्राई, एक बार ट्राई कर लेती हूँ, मुझे अगर ठीक नहीं लगा तो मैं छोड़ दूंगी। मैं पुणे गई, गुरु जी की कृपा रही कि मैं काम एंजॉय करती रही, मेरे को अच्छी जगह मिल गई, एकोमोडेशन अच्छी मिल गई, अच्छे सर्वेंट्स मिल गए, और आफ्टर 2-3 महीने तो सफर करना पड़ा, बट आई कुड मैनेज।
एंड देन आई वाज एंजॉयिंग माय वर्क, सब खुश थे, मैं भी खुश थी, मेरे ऑफिस के ऑफिसर जिनके मेरा था खुश था। और पुणे वाज हेडक्वार्टर्स, एक्चुअली इट वाज सारा महाराष्ट्र में मेरा काम होता था, ओनली बॉम्बे छोड़ के। तो उसमें उसमें नागपुर भी, मराठवाड़ा भी, नासिक भी, ऑल दीज प्लेसेस, औरंगाबाद भी, वेरी बिग एरिया। तो टूरिंग भी होती थी। तो अंकल उसी वजह से घबराते थे कि कहाँ कहाँ जाएगी, स्ट्रेनुअस होगा। बट आई वाज एंजॉयिंग। मेरे को जहाँ जाते सारे वहाँ के ज्योतिर्लिंग थे, जहाँ वो भी दर्शन हो गए। काम के जाना है, शाम को फ्री होते दर्शन कर लिए। सब जो अलग अलग शिवलिंग, अलग अलग शिवलिंग, अलग अलग गणेश जी के मंदिर थे, बहुत बड़े बड़े, तो वो भी कर लिए। एंड काम तो बढ़िया होता ही रहा, यश होता रहा सब। तो मैं अपने आप को क्रेडिट दे रही थी। ये उस समय भी अक्ल नहीं आई कि ये पीछे सारा गुरु जी का प्रताप है, वो मेरे को पकड़ के सब काम करवा रहे हैं। ये अभी, ये बहुत बाद में एहसास हुआ कि मैं नहीं कर रही थी, ये गुरु जी करवा रहे थे। उन्होंने मुझे कॉन्फिडेंस दिलवाना था, तुम ठीक हो रही हो, तुम काम एंजॉय कर रही हो, तो करो, तुम काम करो। चलो, तो उस दौरान मैं वहाँ 2 साल रही, काम किया। उसके बाद मेरी प्रमोशन हो गई एज मेंबर ऑफ द सेंट्रल रेवेन्यू बोर्ड। तो वो दिल्ली में होता है। तो दैट इज अ पॉलिसी मेकिंग डिसीजन फॉर द होल कंट्री। तो जब मैं 98 फरवरी में आई यहाँ, तो फिर देखो, अगेन गुरु जी ने मुझे बुलवाया। मैं जब तक ये नहीं कि मैं कुछ अहंकार कर रही थी, लेकिन मैं भूल चुकी थी, या मुझे पता ही नहीं था कि गुरु जी जो हैं वो हमारे मेरे मास्टर हैं। मैंने कहा एक संत बाबा आए, मैंने उनसे ब्लेसिंग ली, और वो शायद चले गए, पंजाब के हैं, पंजाब में चले गए हैं, मुझे कुछ पता नहीं था। 98 में जब मैं आई, पता था जलंधर से हैं। तो जब पता 98 में आई, तो तब तक गुरुजी एम्पायर स्टेट में आ चुके थे। तो फिर संदेशा मुझे आया किसी डिपार्टमेंट ऑफिसर से, जो यूपीएससी में काम करती थी, वो मेरे ऑफिस में आई। और उस समय मैं जिस ऑफिस में काम करती थी, मिनिस्ट्री में, वहां पास बनवाना पड़ता है। जब तक आप उनको किसी को जानते नहीं, उसको उनको मिल नहीं सकते। वो पास नीचे से पहले मिलेगा, तब आप ऊपर जा सकते हो कमरे में मिलने के लिए। तो आई वाज सरप्राइज, वो मेरे कमरे में आ गई और कहने लगी, मैं सो एंड सो हूँ, मैम मेरे घर में गुरुजी आने वाले हैं, आप आओगे? मैंने फट से कह दिया हाँ मैं आऊंगी, क्योंकि मुझे उस समय ये नहीं पता था कि हमारे गुरुजी हैं। मुझे लगा कोई संत महात्मा है, और महापुरुषों से दर्शन करने में अच्छा ही होता है, तो मैंने उसको हाँ कर दी। लेकिन देखो फिर, जिस दिन गुरुजी ने आना था मैं भूल गई, संडे का दिन था, और मैंने ड्राइवर को भी नहीं बोला हुआ था आने के लिए, और ना ही मुझे उनका घर पता था कि जहाँ गुरुजी ने आना है, पर मैं बिल्कुल भूल ही गई। जब रात के 9 बज गए तो मुझे याद आया, तो मैंने उनको फोन किया, रूबी मैं तो भूल गई तुम्हारे घर आना, अब जब गुरुजी तुम्हारे घर आएंगे मुझे जरूर बुलाना। उसने कहा, गुरुजी ऐसे नहीं आते, हम जाते हैं। ये तो ऐसे ही गुरुजी हमारे घर आए, तो मैंने आपको, गुरुजी ने बोला, गुरुजी ने कहा। तो मैंने कहा अच्छा, नेक्स्ट टाइम तुम जाओगे मुझे भी ले जाना। तो वो हमारा घर यूपीएससी के सामने इंडिया गेट पे था, उनका भी इंडिया गेट पे ही आसपास था। जैसे वो ऑफिस से आए, उनका हस्बैंड भी आईएएस था, वो भी हमारी आईआरएस थी। तो जैसे वो आए, उन्होंने कहा कि मैम हम जा रहे हैं, अब चलो। मैंने कहा हाँ। तो हम तीनों गए। जब गुरु जी को मैंने दर्शन किए, ऐसे मेरे आंखों में आंसू आने लगे, ये तो वही गुरु जी है। और गुरु जी ने मुझे जैसे अपने बच्चे को बाह में ले लेता है, उस तरह सा इतना प्यार किया। मैंने कहा आ गई मेरा आंटी, आ गई चेयरमैन इनकम टैक्स, आ गई तू। माय गॉड, मैं तो बिल्कुल ही, आई वॉज लेफ्ट विद नो वर्ड्स। लेकिन मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा कि ये तो वही गुरु जी है जिन्होंने मुझे ब्लेस किया है। और धीरे धीरे एहसास होने लगा। उन्होंने और कई बातें बताई, जिसे मुझे लगा इनको मेरा अंदर बाहर सब पता है। ही इज नॉट जस्ट ए महापुरुष, ही इज मच मोर देन दैट। अंकल मेरे पहले फौज में थे, उसके बाद उन्होंने आईएएस का एग्जाम दिया। तो इतनी पुरानी बात हो गई थी कि हम लोग खुद भी घर में याद नहीं रहता कि कभी वो फौज में थे।
गुरुजी ने कहा उस फौजीदा की हाल है। मैं आई वाज फ्लोर्ड। गुरुजी ने जो कहा वो फौजीदा की हाल है। मैं कहा, गुरुजी बिल्कुल ठीक है अगेन। ओ आई थिंक दैट टाइम ही वाज पोस्टेड इन अहमदाबाद, और ही वाज पुणे, आई थिंक ही, मैं दिल्ली आ गई तो वो पुणे मेरी जगह आ गए। तो मैंने कहा पुणे में है, ठीक है, अच्छा अच्छा कर रहे हैं, इज हैप्पी। तो फिर बेटे के बारे पूछा। अच्छा बेटे के बारे में क्या, उन्होंने कहा था मुंडे नु एमबीए कराएंगे। और हमारा बेटा कहने लगा मम्मी मैं सीए आर्टिकल्स करूँ, हमने कहा सीए, भूल भी गए थे। इट डिडंट रजिस्टर। जो गुरु ने कहा हमें रजिस्टर हुआ ही नहीं, क्योंकि हमने सोचा एक संत बाबा हैं, एक महापुरुष हैं, ठीक है, उनको अपनी पाठ पूजा का, स्पिरिचुअलिटी का पता है। ये एमबीए ये इनको इतना क्या ज्ञान है। इतने हम मूर्ख थे कि जो जानी जान है, हमारा अंदर बाहर जानते हैं, 100 साल क्या, कई जिंदगियां पहले क्या हमने क्या किया है वो जानते हैं। आगे हमारी अगली कई जन्मों का हमें पता है। उनको हम सोचते थे कि इनको सीए एमबीए ये क्या, ये पर इनका क्या पता। हमने सोचा तुम सीए करना है सीए करो। लेकिन जो गुरु जी ने कहा पत्थर की लकीर है। उन्होंने कहा था मुंडे एमबीए करा लें। ये सीए आर्टिकल ज्वाइन कर चुका था। उसके बाद इसको एमबीए की एडमिशन मिल गई पूना में। मैं जहाँ पूना में गेस्ट हाउस में थी, वहाँ एक इंस्टीट्यूट थी, वो कोच कर रहे थे एमबीए एंट्रेंस के लिए। तो मैंने बेटे को फोन किया पूना से कि तुम अगर यू वांट टू डू एमबीए तो ये कोचिंग कर रहे हैं, एक बार चांस लेना चाहते हो तो ले लो। उसने फट हाँ कर दी, हम मम्मी मैं आ रहा हूँ। तो मैं गेस्ट हाउस में होती थी, गेस्ट हाउस से अपने ऑफिस जाती थी सुबह 9 बजे, और ये 9 बजे अपनी क्लास में चला जाता था। तो इसने कोचिंग ले ली, एग्जाम दिया और ये पास हो गया। अब ये क्लियर हो गया, इसने एमबीए कर लिया ज्वाइन। अब जब मैं गुरुजी के पास आई 98 में, गुरुजी ने पूछा मुंडे ने एमबीए कर लिया। तब मेरा दिमाग वापस गया कि गुरुजी ने कहा था एमबीए करनी है। हम क्या कहूँ, मूर्ख कहूँ, नादान कहूँ, इनोसेंट कहूँ, हम समझे नहीं, गुरुजी को कभी समझे नहीं, उस समय नहीं समझे, अभी कहाँ समझे हैं। अभी भी धीरे धीरे अकल थोड़ी थोड़ी आ रही है। गुरु जी का तो समझना है, ये एक बड़ा समुंदर है, बड़ा समुंदर है, और हम छोटे से उसमें तिनका कहो, एक मछली कहो, जो मर्जी कहो, छोटे से हम हैं जिसमें हमें तो कुछ पता नहीं है। जितना रोज रोज सत्संग सुनते हैं उतना ज्यादा एहसास होता है कि इतनी तकलीफें मैंने सही हैं, लेकिन मुझे तकलीफ नहीं हुई। आई हैड ऑल द प्रॉब्लम्स, मेडिकल प्रॉब्लम्स, लेकिन मुझे इतनी तकलीफ बिल्कुल नहीं हुई। मैं आपको एक और बात बताऊं, अभी मैं किसी का सत्संग सुन रही थी, वेयर दे सेड कि उनको सार्कोइडोसिस हुआ था, और उसमें इतनी तकलीफ हुई, बेड रिडन हो गई, मैं काली हो गई, वजन बिल्कुल खत्म हो गया, मैं सांस नहीं ले सकती थी, मैं उठ नहीं सकती थी, मैं बैठ नहीं सकती थी, मैं खा नहीं सकती थी, कोई दूसरा मुझे खिलाए। शादी हो चुकी थी, वापस मम्मी के घर आ गई मैं, इतनी मेरी सेवा करनी पड़ती थी, इतनी मैंने सफर किया कि मैं कभी सोच नहीं सकती कि मैं जिंदगी मेरी कैसे बीतेगी। अच्छा, मैं जब अपनी बात बता रही हूँ, जिस समय डॉक्टर ने कैंसर सोचा और कैंसर नहीं निकला, तो मैं अपनी, मेरी छोटी भाभी डॉक्टर थी है, उसके पेपर कुछ देख रही थी, चिट्ठियां, उसमें उसने लिखा था आशा बहन जी, हाउ इज योर सर्कोइडोसिस। तो उसने उसने कह दिया था शायद ये सर्कोइडोसिस है, लेकिन घर में उसकी किसी ने बात सुनी नहीं। अब मैं सोच रही हूँ अगर मुझे सर्कोइडोसिस हुआ था तो मैंने तो ऐसी कोई सफरिंग नहीं की। गुरुजी ने ऐसी कृपा की कि वो सर्कोइडोसिस होते हुए मुझे वो प्रॉब्लम, मुझे वो सफरिंग नहीं होने दी। मैं बीच बीच में ऑफिस भी जाती रही, फिर ज्यादा तकलीफ हो जाती थी, लेट जाती थी, फिर ज्यादा, फिर थोड़ी अच्छी होती थी। उस दौरान में मैं बैंगलोर टूर पे भी गई। वापस काम शुरू बीच में कर देती थी। सो आई वॉज नॉट दैट बैड, मैं इतना सफर नहीं किया।
मेरी मेडिकल कंडीशन वाज डेफिनेटली वेरी बैड, लेकिन मैं इतना सफर नहीं किया जितने लोग बताते हैं उन्होंने सार्कोइडोसिस में सफर किया, या कैंसर में इतनी पेन होती है, इतना होता है। मुझे दोनों में कुछ नहीं हुआ। कैंसर थी तब भी नहीं हुआ। अगर सार्कोइडोसिस थी, मेरी भाभी ने क्लियरली चिट्ठी में पहला लाइन लिखी है, आशा बहन जी, हाउ इज योर सार्कोइडोसिस, हाउ इज योर। मैं हैरान रह गई। मैं सार्कोइडोसिस था और लोगों ने इतनी इतनी सफरिंग कही है, मैंने तो ऐसी कुछ सफरिंग नहीं की। तो गुरु जी की कृपा जो थी बेअंत है, बेअंत है। इसका कोई आगे कोई सिरा नहीं है, ना इधर है ना उधर है। कंटिन्यूस फ्लोइंग, कृपा फ्लोइंग। और मैं, लोग कहते हैं, गुरु जी भी कहते थे कि मनो मांगो ना। तो कभी हमने मंगने दिया, कभी मंगने दा जरूरत नहीं पई। गुरु जी को कुछ मंगने को तो जरूरत नहीं पई, क्योंकि गुरु जी अपने आप ही देंदे रहे, अपने आप ही कृपा करते रहे, अपने आप ही रहमत थी, बारिश करते रहे। तो सानू मंगने की जरूरत सी, एहसास ही नहीं थी कि मैं इतने इतने कुएं में गई हुई हूँ, और मेरे को तो उन्होंने बिल्कुल ऊपर के तह में रखा हुआ है। मैं एकदम से एक छलांग मारूंगा, ऊपर कुएं से बाहर निकलूंगा, इतना मुझे उन्होंने लपेट के रखा हुआ था, इतना मुझे कृपा से, अपनी रहमत से संभाल के रखा हुआ था। सफर ही नहीं किया। अब मैं सोचती हूँ, जो जो सत्संग सुनती हूँ, जो जो पढ़ती हूँ, जो जो देखती हूँ, लेकिन ये बात है कि उनका हुक्म हमने माना, जो मन से जो कहते थे करते थे। कभी मैंने तो उनको अपना फादर फिगर सोचा, चाहे उम्र में मेरे से बहुत, इवन मच यंगर देन मी, लेकिन अपना फादर समझते थे। और कभी उनके सामने बोले नहीं, कभी नहीं बोले। उसका मुझे नुकसान भी हुआ है एक आध दो बार, कि अगर हम कुछ कह देते, साथ साथ बात हो जाती, तो आई वुड हैव बेनिफिटेड मच मोर। बट अगेन, वो भी गुरु जी का हुक्म है, गुरु जी की मर्जी थी। जो हुआ सब गुरु जी के हुक्म से हुआ। और आज मैं आपको भी कहती हूँ कि जो जो हुक्म है गुरु जी का, उसको एक्सेप्ट करके चलें, तो हमें कोई भी दुख तकलीफ नहीं होगी। क्योंकि अल्टीमेटली बात वही आ जाती है कि हमने अपने कर्म काटने हैं। और अगर गुरु जी हमारी लाइफ में ना हो, या हम गुरु जी के शरण में ना हो, तो वो कर्म काटने बहुत दुखी हो जाए, बहुत पेनफुल हो जाए, बड़ी मुश्किल हो जाए। हम रो पिट के उसको काटते हैं, लेकिन गुरु जी के शरण में आके छोटी मोटी तकलीफ आती है, तो उसमें फिर उनका हुक्म मानने में, वो कहो जो जो तेरा हुक्म सोई सोई होना है। आई विल गिव यू एन एग्जांपल। मेरे अंकल अभी फ्यू इयर्स बैक, रिटायरमेंट के बाद, उनको एक बार बहुत पेन हुई, चेस्ट पेन हुई, वीकनेस हुई, ऑल द सिम्टम। बट हमें कभी सोचा नहीं था कि इट वाज अ हार्ट प्रॉब्लम। हमने सोचा इट्स ए चेस्ट पेन, और थोड़ा अस्थमा होता है, तो शायद अस्थमा बिगड़ गया है। तो हम इनको ले गए हॉस्पिटल। डॉक्टर के पास गए, फिर डॉक्टर ने, कोई भी एक बड़ा सत्संग है, कैसे हम हॉस्पिटल पहुंचे, एनीवे। तो विदाउट पैनिक हम हॉस्पिटल पहुंचे। तो जब हॉस्पिटल एडमिट कर लिया उन्होंने, तो मैं अकेली थी घर में, बेटा बहू तब तक अलग रहते थे, पास में ही फ्लैट था। तो रात को तो मैं अकेली होती थी। तो मैं यही सोचा, मेरी डॉक्टर ने बोली, मम्मी मैं आके आपको ले जाऊंगी हॉस्पिटल देखने के लिए रात को। हम रिकॉर्ड तो लेके नहीं गए थे, सीधे ही डॉक्टर से उधर चले गए थे। तो मैंने सिर्फ एक ही बात सोची, मुझे आंखों में आंसू जरूर थे, लेकिन मैंने यही देखा, जो जो तेरा हुक्म सोई होना है। एंड बिलीव मी, आई स्टूड लाइक अ रॉक। एक जो जो तेरा हुक्म होना है वही होना है, जिथो जिथो जो जो तेरा हुक्म वही वही होना है। और जो जो जहां जहां तुम आप खड़े करोगे, वो हम खड़े हो जाएंगे, वही करेंगे। सो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आई हैव लर्न टू एक्सेप्ट हिज हुक्म। एंड आई थिंक हमारे जो गुरु जी को, हमारा भी वो समथिंग डूइंग, उन्होंने हमारी इतनी कृपा की है, इतना ख्याल रखा है, इतना प्यार किया है, इतनी हर बात भी हमारी रक्षा करी है। तो हमें क्या करना है, गुरु जी का कहना मानना है, गुरु जी को प्यार करना है, गुरु जी के
संग अपने पिता जैसे, बिल्कुल मैं कहती हूँ अपनी माता और पिता हैं, माता भी है और पिता भी हैं, यही और उससे भी बढ़ के हैं। मैं क्यों कह रही हूँ माता है पिता, लेकिन उससे भी बढ़ के हैं, क्यों? क्योंकि अ, माता पिता, हमें कोई तकलीफ हो ना, तो माता पिता भी आंखें भर आएंगी, वो भी पाठ ही करेंगी, वो भी उस ईश्वर से प्रार्थना करेंगी कि मेरे बच्चे की तकलीफ ठीक कर दो। लेकिन ये तो गुरु जी है, ये तो माता पिता से मच अबव है, ये तो खुद ठीक करने वाले हैं, और हमारे कहे बिना, बिन बोले सब कुछ जानता है, तो असि सानू कहने की जरूरत भी नहीं। मैं तो ये नोटिस किया है, पहले भी और आज भी, आज तक मेरी याद नहीं मैंने कभी कहा गुरु जी मेरे को ये तकलीफ है प्लीज आप कर दो। मन में आई तो गुरु जी ठीक करना शुरू कर देते हैं, चाहे तकलीफ है, चाहे कोई और कोई काम है, मन में ऐसा आया कि ये ऐसा हो जाए तो, और हो जाता है। बस थोड़ा सब्र रखो, और बिलीफ रखो, जिन्होंने करना है वो करेंगे, आप भूल जाओ। एक फर्क आ गया है, जहां मैं कहती थी मैंने अपनी बेटी की शादी करनी है, मैं कैसे मैं मर सकती हूँ, मुझे ये कर... अब मुझे लगता है जिन्होंने करना है वो बैठे हैं, उनकी चिंता है, वही करेंगे, जैसे जैसे कराएंगे मुझे, मैं करती जाऊंगी। तो वो मैं निकल गई है। आई थिंक हम सब यही सीख सकते हैं कि एक्सेप्ट करें अपने कर्म जो है। हम कभी कभी क्यों सोचते हैं कि फलाना इतना अमीर है, उसके पास 10 गाड़ियां हैं, बड़े बड़े घरों में रहते हैं, तो हमारे पास तो एक भी गाड़ी है या एक भी नहीं है, छोटे से घर में रहते हैं, ऐसा क्यों सोचते हैं? उनके कर्म उनके साथ, हमारे कर्म हमारे साथ। अगर हम संतुष्ट रहें कि जो हमें मिला हमारे कर्मों के हिसाब से मिला है, और जो हम हैं उसमें हम खुश रहें, और इस जन्म में आगे के लिए कोई कर्म ना बनाएं, किसी को मदद कर सकें तो करें, कम से कम नुकसान किसी ना करें, नुकसान बिल्कुल ना करें, और निंदा चुगली तो बिल्कुल ना करें। निंदा चुगली करने से अपने कर्म बहुत खराब बनते हैं। दिस इज द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग आई हैव ऑब्जर्व। और सब करना जो गुरु जी ने बताया है, अ, हम कर लेते हैं। उन्होंने कहा व्रत रखने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है, ये नग नहीं पहनना, वो सब ठीक है, नग नहीं पहनते, व्रत नहीं रखते, और कई चीजें बताई हैं वो ठीक है। लेकिन ये निंदा चुगली हर समय अपने आप को याद, जब बात होती है तो अपनी जबान को कटना पड़ता है कि ये गुरु जी ने मना किया है नहीं करनी। निंदा चुगली, निंदा चुगली मे नॉट बी इन बैड सेंस, बट स्टिल थोड़ी बहुत ही तो कभी कभी कर ही लेते हैं ना, वो भी हमें ख्याल रखना पड़ता है कि डोंट डू इट। नाउ आई विल गिव यू एन एग्जांपल। एक तो मेरी अपनी बीमारी तो आपने देखी कैसे मेरे गुरु जी ने ठीक की ना। मैं उधर गई बॉम्बे, डॉक्टर यहाँ आ गए, जो ऑपरेशन होना था, सर्जरी होनी थी लंग्स के लिए, बायोप्सी निकल, वो सर्जरी हुई ही नहीं। और ना मैंने इतनी सफरिंग की जितनी बाकी लोग पेशेंट्स, सार्कोइडोसिस कहो तो उस वाले पेशेंट की सफरिंग, इतनी भयानक सफरिंग होती है, मेरे को कुछ नहीं हुआ। और कैंसर कहो तो कैंसर का भी उनको एविडेंस नहीं, कहीं गुरु जी ने ऐसा ब्लेस किया, कहाँ कैंसर गई, कहाँ सार्कोइडोसिस गया, कहाँ ये सब गए, पता नहीं, गुरु जी ही जानते होंगे कहाँ उन्होंने उसको भेज दिया। तो जो जो टाइम होता है मुझे एहसास और होता है कि इतनी कृपा गुरु जी ने की, जो मुझे बिल्कुल बिल्कुल उस समय पता नहीं था। बट एक बार एम्पायर स्टेट आ गए तो मुझे फिर देयर नो लुकिंग बैक, मुझे लगा ये मेरे मास्टर है, ये मेरे माता है, ये मेरे पिता है, ये मेरे मालिक है। लेकिन मैंने फिर भी उनको महाशिव नहीं माना, जो मैं अब बिल्कुल मानती हूँ। एक इंस्टेंस गुरु जी बताते थे, एक आंटी आई, तो गुरु जी कहने लगे कि ऐसे तो बड़ी साज तज के आई हुई है, काटे पट्टे कपनाइटी पहन के घूम रही थी। तो शी वॉज एम्बेरस्ड। हमें भी लगा गुरु जी को ऐसा नहीं कहना चाहिए सबके सामने। लेकिन बाद में मैंने सोचा गुरु जी का मतलब यही नहीं था कि वो एम्बेरस हो जाए या उसको कोई एम्बेरसमेंट करने के लिए, लेकिन सब हमको बताने के लिए कि जो तुम घर में करते हो, पहनते हो, खाते हो, पीते हो,
मैनू सब पता है। उन्होंने सिर्फ सानू, बिकॉज ही नेवर गेव एनी प्रवचन, कभी उन्होंने ओपन ही नहीं किया तो ऐ ना करया करो, वो करया करो, लेकिन एग्जाम्पल दे के खुद करके दिखाते सन कि मैनू सब पता है। क्योंकि बहुत लोग, हम किताबें भी पढ़ते हैं, बहुत लोग बताते भी है ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, ये करो, लेकिन इट डजंट रजिस्टर बिकॉज नथिंग न्यू। लेकिन गुरु जी करते थे, करके दिखाते थे, टू शो इट इज देयर। उन्होंने किया कि पट्टी नाइटी पहन के, उन्होंने मतलब पहनना सी कार्ड, तुसी क्या पांदे हो, क्या खांदे हो, मैंने सब। सो तुसी ਇੱਥੇ अच्छे बच्चे हो, अच्छे बंदे हो, ਉੱਥੇ भी अच्छे रहो। एक बार किसी सेवादार ने क्या कि मेरी बीबी अच्छे ਤੇ नहीं सेवा करती है, ਘਰ ਤੇ नहीं करती, तो उन्होंने किया कि ठीक है, तुसी भी घर ठीक से गल ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਿਹਾ ਕਰੋ, ਇਹ ਵੀ ਫਿਰ सेवा ठीक से करा करेगी, मिल के ਰਿਹਾ करो, तुसी ਇਹਨਾਂ ਦੀ सेवा करिया करो, ये ਤੁਹਾਡੀ सेवा करिया करेंगे, मिल के ਰਿਹਾ करो। तो बड़े खुश हो गए। यहाँ तो आप सब कुछ करते हो, लेकिन घर में क्या करते हो? घर में भी तो अच्छे रहा करो, एक दूसरे का हेल्प करा करो। एक बार एक साढ़े सामने की गल है, एक अंकल आए, अंकल सन कपूर साहब, सीनियर ऑफ द आर्मी, वो आए थे, he was a very big devotee, he is no more। वो आए तो उन्होंने क्या लगे, फिर कपूर साहब तुसी आंटी कितनी हैगी है? वो कहने लगे जी आंटी तो अमेरिका हैगी है। उन्होंने गल शल कर लो, उन्होंने कहा जी सवेरे ही गल हुई है, कोई खास गल करने की जरूरत नहीं। तो कहने लगे ये फिर भी गल कर लो। सो तो अंकल वाज फीलिंग अ लिटिल नॉट टू कीन कि मैं की गल करा वाइफ ਨਾਲ, ਸਵੇਰੇ ਗੱਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਤਾਂ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। तो उन्होंने कहा गल कर लो, चलो नंबर लगाओ। उन्होंने नंबर लगाया, पूछा हाउ आर यू, कितने है हो? शी सेड मैं तो गुरु जी को बैठी हुई हूं, इतने साडे गुरु जी आए हुए हैं, सत्संग चल रहा है। वो कहते हां की गल करती पई, व्हाट आर यू टॉकिंग, गुरु जी साडे को बैठे ने, वी आर विद गुरु जी, सत्संग हो रहा है। तो एक कॉन्वर्सेशन हुई, वो गुरु जी मुस्कुराने लगे। वो दिस अंकल सेड कि मैं की करा, डू आई बिलीव माय वाइफ, डू आई से शी इज सेइंग अ लाई? तो फिर गुरु जी चाचा ठीक है ठीक है ठीक है। गुरु जी वाज ओनली ट्राइंग टू से बाय दिस लिटिल कॉन्वर्सेशन कि मैं अच्छे दिल्ली एम्पायर स्टेट बैठा होया, साइमल्टेनियसली मैं अमेरिका भी हो आया। मैं अमेरिका, उन्होंने पूछा गुरु जी ने केड़ा चोला पाया होया? उन्होंने दसिया कि नीले रंग का चोला पाया। कहते हाँ इतने भी चीज नीला। सो साइमल्टेनियसली, सो गुरु जी ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, by which we knew he could be in the same time in different places. He could know ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਘਰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਾਹਰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ नॉन वेज ना खाओ, प्याज ना खाओ, प्राण ना करो, लेकिन इंडिकेट कर देते सर अपने शरीर ਨੂੰ कब्रिस्तान बना के की करना है। और धीरे धीरे आई वुड से ही वुड ट्रांसफॉर्म यू फ्रॉम विद इन। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਪਰੋਂ ਕੁਝ ਖਾਸ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਪੂਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਂਡਾ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਐਂਡ किसी ने किया कि खैर मालिक तो सन, सानू इतनी चीज का पता नहीं सी, लेकिन वो हियर कंट्रोल ओवर द रेन, ओवर द सन, ओवर द एंटायर यूनिवर्स। तो एक बारी नारंग अंकल जेडे अपनी बड़े मंदिर च होंदे न, he was chief commissioner customs. I was a member in income tax board, he was chief commissioner customs, or I think he was in this building in Delhi. Earlier before that in Pune we were in the same office, same place, Pune. So उन्होंने रिटायर हुए, उन्होंने गवर्नमेंट अकोमोडेशन छड़न तो पहले सत्संग कार कराया, एंड ब्यूटीफुल सत्संग, बहुत सुंदर सत्संग कराया। उन्होंने अपने लॉन, वो ग्राउंड फ्लोर वाले मकान होंगे सन, ते बड़े बड़े लॉन होंगे, उन्होंने अपने लॉन विच सत्संग कराया, पेड़ा विच पींग सी पाके गुरु जी दा स्वरूप रखिया, जोत भी ऑन लॉग ऑफ वुड जोत रखी, वेरी नाइस ब्यूटीफुल, बड़ा सुंदर सत्संग किया।
सत्संग वाज इन द लॉन, अपने कमरे च किसी कमरे च नहीं किया, लॉन च किया। तो उस इट मस्ट बी मंथ्स मनी मंथ्स याद नहीं, लेकिन इट स्टार्टेड रेनिंग वेरी हैवीली, बड़ी बारिश हुई। ਅਸੀਂ सत्संग पे जान लगे, मेरे बेटा और डॉटर ना कहने लगे मम्मी सत्संग पे कैसे जाओगे, इतनी बारिश, नालियां च पानी, इस तरह पानी फटाफट फटाफट पानी जा रहा है। कह लगे मम्मी आप कैसे जाओगे सत्संग में, इतना पानी हो रहा है। मैंने कहा वो तो गुरु जी संभालेंगे, वो तो गुरु जी का काम है, असि तो जाना ही है, जो होगा देखा जाएगा। ਅਸੀਂ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋ ਉਹ ਜਿਸੇ ਬਲਾਕ ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਬਲਾਕ ਦੇ ਬਾਹਰ ਨਾਲੀਆਂ ਚ ਪਾਣੀ ਇੰਜ ਰੁੜ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਉਹੀ ਜੋਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਸਤਸੰਗ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਚੱਲ, ਐਜ਼ ਇਫ देयर इज नॉट अ ड्रॉप ऑफ गॉड आउटसाइड। ਇਹ ਆਪਣੀ ਅੱਖੀ ਦੇਖੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਔਰ ओनली जिस वक्त सत्संग खत्म हो गया, उन्होंने खुद भी नारंग अंकल ने अपने कमरे च भी अरेंजमेंट कर रखा सी कि सपोजिंग बहुत बारिश हो गई, वी आर नॉट एबल टू, देन वी विल शिफ्ट टू आवर रूम्स, बट वी डिड नॉट हैव टू शिफ्ट। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬਾਹਰ लॉन बैठ के पूरा सत्संग होया, एंड सत्संग खत्म होने तो बाद फिर बारिश लॉन दे विच आई। ये साडे सामने गल है, सामने ਅਸੀਂ बिफोर वी रीच्ड नालियां जो पानी रुड़ रही है, खूब तेज बारिश आ रही है। आफ्टर वी लेफ्ट फिर पानी खूब आ रहा है बारिश, लेकिन सत्संग के समय एक बूंद पानी नहीं आया अंदर। सो ये गुरु जी दा ये कंट्रोल ओवर द रेन, देयर इज अनदर सत्संग कंट्रोल ओवर द सन। सो गुरु जी दा तो यूनिवर्स दे विच कंट्रोल हैगा, लेकिन फिर भी ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ड्यूरिंग जब तक चोला था ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਸ਼ਿਵ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ, ਅਸੀਂ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਹੀ ਸਮਝਿਆ। ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਮਾਰ ਖਾ ਗਏ, ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਲੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੌਣ। ਅਸੀਂ ਖੈਰ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਹਿੰਮਤ, ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਕਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ फादर के सामने कभी नहीं बोली, और गुरु जी सामने बोलने तो कोई सवाल ही नहीं। गुरु जी ने जो कहना हाँ जी गुरु जी, हाँ जी गुरु जी, हाँ जी गुरु जी। गुरु जी ने पैर दबाने कहते सन, बाकी लोगों ने कहे बहुत बहुत बार दबाते सन। मैनू 2-3 बारी हो गया, शायद हो गया, घट बारी बुलाया, घट बारी पैर दबाए, लेकिन मैनू वो भी कोई आई डिडंट कंपेयर, उन्होंने क्यों बुला ज्यादा मिलता है, मैनू क्यों नहीं ज्यादा मिलता। असी बड़े खुश, बड़े हैप्पी वॉट एवर जो गुरु दे, क्योंकि सानू कभी कहने का मौका ही नहीं चाहिए गुरु जी ने कि गुरु जी मैनू ए चाहिए। इन्ने डिटेल विच ख्याल करते सन, इन्ना प्यार करते सन। कभी किसी वेले बुलाया कि गुरु जी के बुलाया कि फलाने किसी दे इनॉग्रेशन हैगी है, कि सानू सारे लैके गुरु जी राती ते ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਗਏ ਤੇ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲੇ ਗਏ। ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਕਿ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦਾ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਮੈਂ ਕਰ ਦਿਆਂ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਹੈ। ਉਸ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਜੂਨੀਅਰ ਅਫਸਰ ਵੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਅਸੀਂ 10 ਵਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ 12 ਦੀ ਵਜਣਗੇ, ਉਹਨੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਗੁਰੂ जी देखो मैं कहने गुरु जी अरेंजमेंट कर दे। फिर कभी कितने जाना तो पहले पूछ लेना वापस आओगे कि अरेंजमेंट हैगा, हाँ जी गुरु जी तुसी अरेंजमेंट कर दिता। तो एक देखो असी घर अगर 4 बच्चे होन 3 बच्चे होन तो असी फिर भी मेरा तो 2 बच्चियां नाल भी आई वेंट टू सम प्लेस, बच्चा अंगला हाथ छोड़ चला गया, आई तो बेटी किथे गई, बेटी किथे, ਅਸੀਂ 2 ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਭੀੜ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਐਂਡ ਇੱਕ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਸਨ, ਇੱਕ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਸਨ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕੀ ਹੈ, ਵਾਪਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਬੈਠ ਜਾਣ ਤਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬੈਠ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਸਨ ਕਿ ਸਭ ਬੈਠ ਕੇ ਨਾ ਆਪਣੇ, then he would move। तो ਇਹਨਾਂ ਇੱਕ ਦਾ ਡਿਟੇਲ ਇਤਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ हर एक ड्यूटी दी हुई, फिर भी एक का प्यार जड़ा उन्होंने इन्ना ख्याल है दिता करना, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू बिलीव
ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਏਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਪੈਰ ਦਬਾਉਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਖੁਸ਼ਬੂ ਇੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕਈ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦਿਖਾਓ, ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦਿਖਾਓ, ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਲਈਏ। तो लाइक दैट इट वाज। सारे खुशबू लेंदे सन हथ दी। गरम गरम प्रसाद देना अपने हाथ नाल देना, उस वक्त सानू ये भी एहसास नहीं सी कि गुरु जी कोई बड़ी चम्मच लै लैन, कोई कड़छी लै लैन, कुछ लै लैन, उनके हाथ लाल हो जाते सन, लेकिन वो हाथ गोल कर करके, मुट्ठी गोल कर करके फिर देते सन। नाउ आई वाज रीडिंग समवेयर, वो करते बारी ही वाज ट्रांसफरिंग हिज एनर्जी टू अस। उन्होंने कदी कड़ा नू एक कड़छी या एक चम्मच नहीं दिता, इन्ना बड़ा हाथ मल के गोला बना के हाथ दे देंदे सन। So he was transferring his energy to us by giving us personally। कड़ा देना, और अगर बर्फी देनी तो उन्होंने कभी एक टुकड़ा, दो टुकड़े, चार टुकड़े बर्फी दे नहीं देते, उन्होंने इंज ढेर बर्फी चुकनी। आई थिंक एट वन टाइम में भी पाव बर्फी ला लेंगे होंगे, ले गोला बना के गोल गोल करके ही वुड गिव। और असि सोचते सा इन्नी बर्फी, इन्ना बर्फ प्रसाद, लेकिन ही वाज ट्रांसफरिंग हिज एनर्जी टू अस एंड आई यूज्ड टू फील खा के डर लगदा सी कितने हजम होएगा साडे कोलों। उस तो बाद लंगर खा लेंदे सन। It was his energy, it was his कृपा, it was his I don't know what word to say। ਅਸੀਂ ਉਹ ਖਾ ਕੇ ਸਭ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੰਗਰ ਵੀ ਕਰ ਲੈਣਾ ਸੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਕਮਰੇ 'ਚ ਗੰਦਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੱਥ, ਉਹ ਇੱਕ ਹੱਥ ਨਾਲ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਦੋਨੋਂ ਹੱਥ ਭਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਕਾਰਪੇਟ ਉੱਪਰ ਗਿਰੇਗਾ ਤੇ ਖਰਾਬ ਹੋਏਗਾ। ਬਾਹਰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਖਾ ਕੇ, तो कई बार बाहर खड़े रह जाते सी कि अंदर जाओगे फिर गुरु जी दे देंगे, कौन खाएगा, ये तो साढ़े को खाया नहीं जाएगा। और ये भी पता सी कि कहते सन घर नहीं ले जाना, जो इतने खाओगे वो दवाई है, वो घर लैन वाला मिठाई है। वो भी एहसास सी, तो खा के आके फिर लंगर खाना और फिर घर आना। वो जो टाइम असी बिताए ना, वो याद कर करके ही अखा च आंसू आ जाते। यू कांट बिलीव कि were we so lucky? No, lucky I don't know, लेकिन ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ ਹੋਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਨ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਰਨ ਲਿਆ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਹੋਰ ਅੱਛੇ ਕਰਮ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਲਾਈਫ ਆਫਟਰ ਲਾਈਫ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਲਾਈਫ और ਲਾਈਫ ਮਿਲੇ ਹੀ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬਸ ਜਾਈਏ, ਬਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਰਹੀਏ। I will give you an example। मेरे अंकल एक बारी बड़े बीमार हो गए और मैं उस वक्त बॉम्बे पोस्टेड सी, ते बॉम्बे पोस्टेड सी ते मैं ਤੁਹਾਨੂੰ सत्संग करदी पई हां, गुरु जी दे मत्थे ऊपर शिवलिंग बन रहा है, नाल नाल ओ डॉट भी है, तिलक भी है, कई कुछ नाल देख रही हैं। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। तो वो मैं बॉम्बे पोस्टेड सी, तो अंकल वाज नॉट फीलिंग वेरी वेल, नथिंग मच, बुखार, हल्का सा बुखार सी, और सारा फैमिली डॉक्टर सी ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਵਾਈ ਦਿੱਤੀ, तो should be all right। we were to go for a marriage in Pune, मेरे मामा जी लड़के ਦੀ शादी ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕਿ पुणे जावांगे। तो फिर वो तबीयत ज्यादा खराब लगने लगी। बेटा कहने लगा कि मम्मी पापा कुछ खा नहीं रहे, ही इज फीलिंग वेरी वीक। तो मैं छुट्टी लाके दिल्ली आ गई। मैं क्या ऐसी क्या बात है, लेट मी गो। मैं दिल्ली आ गई एंड मैं रात दी फ्लाइट ते आई और मॉर्निंग दी अपॉइंटमेंट डॉक्टर बजाज ने लै ਦਿੱਤੀ ਸੀ, डॉक्टर सामा नर्सिंग होम ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਐਂਡ ਅੰਕਲ ਇੰਨੇ ਹੀ ਵਾਸ ਫੀਲਿੰਗ ਸੋ ਵੀਕ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਰ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਰਸਿੰਗ ਹੋਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਥੋੜਾ ਕੋਰੀਡੋਰ ਸੀ ਉੱਥੇ ਉਹ ਹੀ ਕੁਡ हार्डली वॉक। और उन्होंने गार्ड कहने लगा कि मैं व्हील चेयर लेके आता हूँ, आप कैसे उनको चला के ला रहे। तो व्हील चेयर से लेके गए अंदर और डॉक्टर आए, जब तक 10 मिनट लगे डॉक्टर ਨੂੰ ਆਉਣ ਦੇ। तो मैं ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੈਂਬਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀ। इन मीन टाइम मैं उन्हें सारे सर्टिफिकेट वगैरह पढ़ लए सन। ही वाज आल्सो चेयरमैन ऑफ द गंगाराम हॉस्पिटल, प्लस उन्होंने और काफी कुछ अच्छे बारे लिखे हुए सी। तो मैनू कॉन्फिडेंस आ गया कि वी हैव कम टू द राइट प्लेस। तो डॉक्टर साहब आए, उन्होंने देखा ते कहने लगे कि रिपोर्ट सब लै गए सी, टेस्ट एक दिन पहले तो 2 दिन कराए सी। तो
इट वाज ए लिवर बड़ा खराब हो गया सी, एब्सेस, बहुत बड़ी एब्सेस हो चुकी सी। सानू कभी पता ही नहीं सी कि लिवर की कोई एब्सेस होंदी है और की होंदा है, ऑल दैट आई नेवर नो। तो वो डॉक्टर कहने लगे कि ही नीड्स एडमिशन इन द हॉस्पिटल। मैंने कहा कहाँ? कहते हाले तो ਇੱਥੇ ही करा लेने, कर लेने, एडमिट कर लेने। मैंने कहा ठीक है। तो उन्होंने उसे एडमिट कर लिया एंड आई वाज लिटिल केयर फ्री कि चलो राइट जगह ते आ गया, डॉक्टर बड़े काबिल हैं, से गरम हॉस्पिटल के चेयरमैन है अगेन एंड सो इट्स ओके। तो ਅਸੀਂ सारी फॉर्मेलिटी उन्होंने कहा दी, रूम चले गए। तो ओम दर्शन हुए ना, हाँ। तो ओम दर्शन हुए, मुझे शिवलिंग के भी दर्शन हो रहे हैं, त्रिशूल भी बीच में है। तो तो ये हम अपने रूम में चले गए तो जूनियर डॉक्टर वो शिवलिंग की पूरी लाइन जो मथे ते टिक्का चंदन का भी दर्शन हो रहे हैं, शिवलिंग का भी वो भी दर्शन हो रहे हैं, त्रिशूल का भी दर्शन हो रहे हैं। तो अच्छा अजी फिर असि कमरे चले गए, डॉक्टर दे रूम मिल गया, रूम चले गए। तो डॉक्टर कहने लगे कि ਇਹਨਾਂ ਦੀ आई एम नॉट ट्राइंग टू स्केयर यू, लेकिन आई वांट टू एलिमिनेट समथिंग। तो आई वांट के ना एमआरआई कर दइए। ऐसे कर लो। कहने के नहीं भी साढ़े कोल है नहीं इतने इक्विपमेंट, सो यू हैव टू गो आउट, विल यू बी एबल टू मैनेज? हाँ कर लेंगे। सो कार है? मैं हाँ कार है, बेटा सी मेरे नाल, मैं और बेटा सी, और तो कोई है नहीं सी। तो मैं कहा बेटे को कार है, ले जाएगी। तो फिर कहने लगा अच्छा वी वन द सेकंड फ्लोर। तो कहने लगा कि मैं इन्होंने की ना एक वो भी कर लेंगे, वो की होती है, I'll tell you a little later। वो कर लेंगे, स्कैन कर लेंगे, उससे पता लग जाएगा, अल्ट्रासाउंड कर लेंगे, पता लग जाएगा। बट दैट वो भी नीचे ग्राउंड फ्लोर है, तो एक बारी पहले अल्ट्रासाउंड कर लेंगे, फिर तुसी जाके एमआरआई करा लेना। ऐसे ऑल राइट, कदें दोपहर करांगे, ठीक है। तो मेरे ख्याल आया कि ये कहते पेन के ਸੀਰੀਅਸ ਕੇਸ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਾਰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਹਿਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਕਿਥੇ ਹੋਰ ਧੱਕਾ ਲੱਗਿਆ, ब्रेक ठीक नहीं लगी, कुछ होया ते वो बिल्कुल लीक ना कर जाए। तो इस वास्ते एब्सेस जो तो इन्हों एक बंदा पकड़ ले और कार की ब्रेक्स वड्डी कार हो जी, ब्रेक्स अच्छी, शॉक अब्जॉर्बर अच्छे। तो मेरे नेबर होंगे सन बिफोर वी गॉट इनटू गवर्नमेंट अकोमोडेशन, वो बड़े अच्छे सन। मैं उन्होंने फोन किया, भाई साहब आपकी कोई बड़ी गाड़ी हो तो भेज दो। कहने लगे बड़ी गाड़ी क्यों चाहिए, क्या बात है, व्हाट इज व्हाई आर यू आस्किंग लाइक दिस? मैंने बताया कि इस तरह गल है मेरा साहब से। तो कहने लगे अच्छा मैं गाड़ी भेजता हूँ। उन्हें पहले गड्डी भेजी, फिर नाल आप अपनी मारुति लेके आ गए। कहने लगे अच्छा जी ऐसा करते हैं, मैं आगे चल दूंगा और तुसी पिछों चेतन गाड़ी में इनको अंकल जी को पकड़ लेगा, ड्राइवर गाड़ी चलाएगा ताकि कोई धक्का ना लगे, जग ना लगे, और असि पहले जावांगे ताकि रास्ता क्लियर कर देंगे, इन्होंने कोई ट्रैफिक की कोई ब्रेक ना लगानी पे। सो वी प्लान लाइक दैट। वो मेरा साहब नो वो थले कमरे च लैके आए, बिफोर ही ब्रॉट हिम टू द रूम। मेरे देखो वो कहन असी इन्होंने हॉस्पिटल एडमिट करना है। तो मैंने कहा अच्छा एडमिट कर लो। कहने आई थिंक वी विल नॉट बी एबल टू मैनेज हिम हियर। ਅਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਗੰਗਾਰਾਮ ਹਸਪੀਟਲ ਐਡਮਿਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਰ ਲਓ। ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ रूम नहीं मिलता। उन्होंने ट्राई किया तो दे कुड नॉट गेट रूम, कोई खाली नहीं हैगा। नाउ लुक एट गुरु जी, एक डिटेल गुरु जी ने ख्याल किया साडा। वो मेरे मेरे बॉस होंगे सन, बॉस होंगे सन विच ईयर 15 साल पहले, 15-18 साल पहले, मे बी 20 साल पहले वो उन्होंने फोन आ जाती है एंड आई एम नॉट इन टच। छोटी फैमिली, अपने बच्चों का ऑफिस नाल काम लगा रहने भी है, तो जब तक ऑफिस है वी आर बेस्ट ऑफ रिलेशन, बट उस तो बाद नथिंग मच, कोई खास टच नहीं। उन्होंने फोन आता है एंड ही टेल्स मी आशा तू कितने है ना, आई टोल्ड हिम कि इस तरह से मैं नर्सिंग होम में चली हाँ, मेरा सब इज नॉट वेल। तो इस सर की करना क्या है, तो आई सर हॉस्पिटल एडमिट कर लो। कहते फिर कर दे क्यों नहीं, तू नर्सिंग होम क्यों बैठी हुई हो? आई सर के वो बेड नहीं मिलता, देयर इज नो प्लेस।
तो कहने तू अपने ऑफिस फोन कर, उन्हें बेड मिल जाएगा। तो आई टोल्ड हिम कि वधवा साहब, सर वो जो यहाँ के ओनर है ना नर्सिंग होम के डॉक्टर, वो चेयरमैन है गंगाराम हॉस्पिटल के, और अगर चेयरमैन को मना कर रहे हैं तो मैं उनके ऊपर प्रेशर डालूं तो इट्स बी वेरी एम्बैरसिंग, अच्छा नहीं लगेगा। वो मेरे को क्या जवाब देते हैं, कहने अच्छा तेनू एम्बैरसिंग लग रहा है, मैनू तो कोई एम्बैरसमेंट नहीं हैगी, मैं ऑफिस फोन कर देना ना। कैन यू बिलीव, कितों मेरे वो पुराने बॉस, 20 साल पुराने बॉस, उन्होंने मैनू फोन किया, उन्होंने अपने ऑफिस फोन किया, ऑफिस वाले ने मैनू विद इन 1 or 2 आवर्स मैसेज आ गया डॉक्टर सामा को कि इन्होंने रूम देना है, एंड रूम नंबर 212 इज अवेलेबल फॉर हिम। देखो, तो वो मैनू डॉक्टर, फिर वापस डॉक्टर जूनियर डॉक्टर के अंदर, अच्छा पहले तो मैनू डॉक्टर सामा ने बुलाया, मैं क्या पता नहीं क्यों क्यों बुलाया, पहले कहने लगा सीरियस केस है उनको बुला रहे हैं, कहने लगा कि ऐसे मुझे मैसेज आया है, तो आप कौन हो एंड हाउ डू यू नो दिस पीपल, ये किसने मुझे मैसेज दिया है। मैंने कहा क्यों भाई जी, हम कौन है मिस, क्या मतलब क्या, कहते नहीं इनकम टैक्स ऑफिस से फलाने कमिश्नर का मैसेज आया हुआ है कि ये मेरे ग्लास के टेबल पे पड़ा है, तो ये कौन है, हाउ डू यू नो, तो हाउ डू यू नो दिस। मैंने कहा मेरे हस्बैंड यहाँ चीफ कमिश्नर थे, तो हो सकता है दिस पर्सन हु इज नाउ टोल्ड यू मस्ट हैव वर्कड अंडर हिम, मैं नहीं जानती, आई डोंट नो बट मे बी ही वुड हैव वर्कड, तो उसका मैसेज आया। सो गुरुजी ने मैं तो कहना नहीं सी, उन्होंने गलवा दिता कि कौन सन क्या सी, उन्होंने फटाफट रूम नंबर 212 इन बॉम्बे हॉस्पिटल इज अवेलेबल टू यू। उधरों इन्होंने जूनियर डॉक्टर ने कहा जाता MRI करा के लाओ, ठीक है, ਅਸੀਂ MRI कराने गए, ਤੇ ਉਹ in the meantime ਉਹਨਾਂ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਸ਼ੋਡ that ਉਹ ਤੇ ਲੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਐਬਸੈਸ ਲੀਕ ਕਰਕੇ ਪੂਰੀ ਬੋਡੀ ਚ ਜ਼ਹਿਰ ਫੈਲ ਗਈ ਸੀ, it became toxic and it became septicemia। अच्छा, ਉਹ ਹਲੇ ਅਸੀਂ ਗਏ ਨਹੀਂ, डॉक्टर ਮੈਨੂੰ कहने लगे मिसेस मेरा आई हैव टू टेल यू कि सेप्टिसीमिया हो गया है और बड़ा क्रिटिकल केस हो गया है। आई सेड ऑल राइट, मैं क्या कहती है ना, तो ऐसे रोक के तो कहते चलो तुसी जाओ कराओ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੱਡੀ ਗੱਡੀ ਚ ਗਏ, ਪਹਿਲੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਰ, ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇਬਰ ਸਨ ਉਹ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰ ਵਿੱਚ, दूसरी कार पीछे फॉलो करने वाले मेरे बेटा और ड्राइवर ਵੱਡੀ ਗੱਡੀ ਸ਼ੌਕ ਅਬਜ਼ॉर्बर वाले अच्छे गए उथे, तो वो MRI करा के आए एंड हले बाहर भी नहीं निकले ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਆ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਨਰਸਿੰਗ ਹੋਮ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆना, गो स्ट्रेट टू हॉस्पिटल गंगाराम हॉस्पिटल। अब देखो गुरु जी दी क्या कहूँ, कृपा कहूँ, चमत्कार कहूँ, प्यार कहूँ, रक्षा कहूँ, मैंने नहीं पता मैं की वर्ड यूज करूँ, लेकिन रूम वाज मेड अवेलेबल बिफोर ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਦੇ ਸੋਚਿਆ ਜਾਣਾ, रूम पहले अवेलेबल है। ਅਸੀਂ ਉਥੋਂ पैसे ਦਿੱਤੇ MRI ਦੇ और ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਹੋ ਗਏ ਹਸਪੀਟਲ ਚਲੇ ਗਏ। अभी मैं तो कल ही आई सन मेरे सन, ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਨੇਬਰ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਅੱਛੇ, ਉਹ ਵੀ ਡਾਰੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ आ गए, तो वो हॉस्पिटल पहुंचे, जैसे ही पहुंचे तो देर हो चुकी थी मीन टाइम, तो ਅਸੀਂ हॉस्पिटल पहुंचे थे। ओ मैं ते बॉम्बे तो जो दिल्ली आई फ्लाइट से, मैं 10,000 रुपये लेके निकली, आई थॉट कंसल्टेशन है, बाकी मेरे पास दिल्ली पैसे है या ना, आई बस पोस्टेड हियर, तो मेरे को पैसे हैं, सो आई नी नॉट वरी। वो राती में आई पहुंची दिल्ली से, सवेरे ਅਸੀਂ हॉस्पिटल चले गए, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ आई नीड मोर मनी। वो 5,000 में MRI दे देते, बाकी मेरे पास पर्स 5,000 रुपये सन। सो जैसे भी एंटर द हॉस्पिटल, इन द मीन टाइम बाय टाइम वी रीच, फटाफट स्ट्रेचर लेके आ गए, एंड इमीडिएटली वो मेरे अपने सारे नेबर हो और बेटे ने स्ट्रेचर पे मेरा सन पाया, एंड दे टुक हिम टू रूम नंबर 212। उन्होंने इमीडिएटली कहने 212 में चलो, मैनू क्या कि तुसी पहले रिसेप्शन से अपना रजिस्ट्रेशन वगैरह कर लो। इस वक्त मैं वो फॉर्म दिता रजिस्ट्रेशन वास्ते, ते मेरी ते हालत खराब हो गई कि ते मेरे पास तो पैसे ही नहीं, 5,000 रुपये ना मैंने कितने हॉस्पिटल एडमिट करन देंगे, दे विल सेंड मी बैक। उदों कोई कार्ड नहीं होंदे सन, कोई मोबाइल नहीं होंदे सी, ना मैंने ख्याल सी, दिस इज क्वेश्चन ऑफ 2001। तो मैं आई वाज नॉन प्लस, मैं की करांगी हुन, एंड
जस्ट एट दैट मिनट, जस्ट एट दैट मोमेंट मैंने फॉर्म लिता, वो मुंडा अपनी विंडो च मैं दे रहा फॉर्म, मेरे हाथ कम रहे सन। वो कहता मैम पैसे की जरूरत नहीं अभी, आप सिर्फ अपना एड्रेस, नेम एड्रेस दो और साइन करके जाओ रूम नंबर 212 में, डॉक्टर इज वेटिंग फॉर यू। मैं आई डिडंट नो मैं किनु थैंक करूं, आई डिडंट से गुरुजी शुक्राना, आई जस्ट वाज आई वाज नॉन प्लस। मैं समझी कि मैं कितने पहुंच गया, की हो गया। इमीडिएटली रश्ड 212 गई, डॉक्टर पहले वेट कर रहा। कैन यू इमेजिन, इतनी तगड़ी क्रिटिकल कंडीशन है, तुसी डॉक्टर ने बुला रहे, दौड़ नहीं रहे, ये नहीं करे पाने, डॉक्टर थोड़े वास्ते वेट कर रहे। रूम गुरु जी ने वेट भी करवा दी, रूम भी वेट करवा देता, रूम भी करवा देता तैयार, रूम वाज रेडी फॉर हिम, क्योंकि दिन दा अलॉट हो चुका से, रूम वाज रेडी और रेडी फॉर हिम। डॉक्टर दिन ने आके देख दिया थी, बिकॉज इन्होंने कहा कि संडे ਅਸੀਂ डॉक्टर हॉस्पिटल नहीं एडमिट करांगे, ਅਸੀਂ अपने को रखांगे, संडे डॉक्टर्स घट आंदे ने, तो ऑल राइट। देन दे फाउंड क्रिटिकल बहुत ज्यादा हो गया, तो वी विल शिफ्ट। सो डॉक्टर न्यू कि की करना है, डॉक्टर अपनी इक्विपमेंट लेके वेट करे, पेशेंट आए। कैन यू बिलीव दिस, कभी सुने हैं कि तू केस क्रिटिकल है, डॉक्टर वेट कर रहा है, हॉस्पिटल रूम अवेलेबल पहले ही तैयार हो गया, तुम जा रहे हो और पैसे मेरे को मांग नहीं रहे। एनीवे डॉक्टर होया शुरू हुआ है, चलो एडमिट किया, घंटा लग गया डॉक्टर का। फिर डॉक्टर कहने लगा कि वो एक ऊपरों आ रही है बोतल चो कुछ लिक्विड आ रही है, एक जो वो कट रहे सारी जो टॉक्सिन सी जड़ी जहर सी निकाल रहे। एट दैट टाइम आई डिडंट अंडरस्टैंड की निकाल बाल्टी निकाली जाने। उन्होंने कहा कि ये काम तुसी आप ही करने। डॉक्टर कहने लगा ये काम आपको खुद करना है, ये नर्स के हाथ में ही छोड़ना, पर लेकिन जैसे ऊपर की लिक्विड कम होगी नर्स को बुलाना, वो वाटर चेंज कर देगी, बोतल पूरी पार कर रखी थी उन्होंने, तो बोतल चेंज कर देगी। कहा ठीक है। सो गुरु जी ने उस वक्त इतनी हिम्मत दी तो कोई घबराहट नहीं हुई, कोई पैनिक नहीं होया, बस चुप करके हाँ जी ठीक है कर लेंगे। मैं बेटे ने किया, वो तब तक रात 12-1 बज गए होने शायद। मैं बेटे ने किया बेटा तू एक बार पहले मैं बैठी रहांगी, जब मैं थक जाऊंगी तू सो जा, जब तक मैं बैठी हूँ, जब मैं थक जाऊंगी तेन उठा देंगी, तू देखता रहे कि बॉटल खत्म हो रहा किस वक्त। तो किसे ओके मम्मी, साड़ी आपस यही गल हुई है। तो वो सोफा सी, मैं कहा तू सो जा। वो लेटने लगा तो कहने लगा कि मम्मी मेरे को बड़ी भूख लग रही है। अरे मैं रात कितों तेन खाना लिया दिया, सवेर दे असीं भटक रहे सी, कोई खाने की ख्याल नहीं किते, नर्सिंग होम के आसपास कुछ खाने को है भी नहीं सी, हॉस्पिटल तो कैफेटेरिया वगैरह होना सी, लेकिन सानते कुछ ख्याल नहीं सी, एब्सोल्युटली नॉन, असि सानू बिल्कुल इको ख्याल सी कि हॉस्पिटल है, डॉक्टर है, ये इमरजेंसी, तो बिल्कुल ये ख्याल नहीं सी कि कुछ मिल जाएगा। सो आई टोल्ड हिम कि बेटा मेरे पर्स विच ना एक छोटा जिहा वो मुफली का पैकेट पिया होया जो फ्लैश दिता सी, वो खा ले, मुफली हैगी तू खा ले। वो कहना अच्छा। उन्हें हले पैकेट खोलिया नहीं उन्होंने, मैं उन्हें कह के ना आप दरवाजे को चली गई, और विदाउट वेरी ब्लैंक, ना कोई मन च ख्याल ना कुछ सोच, दरवाजे पर खड़ी हो गई, जस्ट लुकिंग आउट ब्लैंक। कैन यू बिलीव, एने में देखिया एक बंदा दूर तो कॉरिडोर देखिया, कल रात 12-1 बज गया सी, तो सारे कॉरिडोर खाली सन, चुपचाप शांत। तो एक बंदा आ रहा है, एक हाथ से टिफिन का डब्बा पकड़िया, दूजे हाथ से तकिया और चादर पकड़ के आ रहा, और बड़ी मैंने देखा ते आवाज ची कहने लगा क्या भाभी जी आपने बताया नहीं, मैं मेरा साहब यहाँ बीमार हैं, मैं पास में रहता हूँ, मैं ਉਹ ਕਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਸ਼ਾਂਤ ਕੀਤਾ, ਚੁੱਪ ਕਰ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ, ਜਾਂ ਐਸੀ ਮਤਲਬ ਬੜੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਆਇਆ, ਉਹ ਖਾਣਾ ਟਿਫਨ ਡੱਬਾ ਖਾਣਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ 12 ਵਜੇ हॉस्पिटल कोई बंदे नॉट अलाउड एंट्री इन द हॉस्पिटल, और खाना भी वो खाना रात को लेके आ गया। बेटे ने चुप करके खाना खाया, मैं उनके तकिए तो जरूरत नहीं हैगी, विल मैनेज। अच्छा तो मैं दोनों गल्लां तो मैं कह रही हूं, you might say it is coincidence, it's a chance, no no। जिस बंदा खाना लेके आया उस तो बाद ਅਸੀਂ किन्ने दिन हॉस्पिटल रहे, उन्हें एक बारी फोन नहीं किया कि ਤੁਸੀਂ किस तरह रहंदे हो, हाउ आर यू, कोई चाहिए है, कोई चाह चाहिए, कोई खाना चाहिए, कोई नाश्ता चाहिए। जो रात को 12 बजे खाना लेके आया उन्हें उस तो बाद इवन नाश्ता भी नहीं पूछा।
अगर तुझे आप पुछना होंदा तो एटलीस्ट फिर कभी पूछता तो सही। उन्हें ये नहीं पूछा कि मेरा साहब क्या हाल है। He was just an acquaintance, not a friend as such। लेकिन गुरु जी ने ਉਹਨੂੰ यूज किया क्योंकि वो उथे नजदीक रहंदा सी। ਉਹਨੂੰ बहाना पा वो आके खाना दे गया रात में। ਹੁਣ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਇਹਨੂੰ हाउ विल यू की डिस्क्राइब करोगे। खाना तो राती बार पास 12 o'clock खाना दे गया। वो चावल बने सन, वी मस्ट हैव टोल्ड हिज वाइफ फटाफट बना, थोड़े बहुत कनी है सी जैसे गरम गरम चावल दही वटेवर दे गया। उन्हें भी खाए, फिर मैं भी खाए। मैं भी इस वेले कुछ खाया नहीं सी, असि खाना नहीं खाया। डॉक्टर मेरे बॉस जो 20 साल पहले के सन, उन्होंने फोन करके हॉस्पिटल से रूम का अरेंजमेंट कर दिया। करने वाले कौन सी, करने वाले गुरु जी सन। आई कैनॉट आई कैनॉट फॉर अ सेकंड थिंक इट वाज माय बॉस हु डिड समथिंग। उन्होंने इवन माय बॉस उस तो बाद उन्होंने फोन तक नहीं की कि मेरा सब की हाल है, अलग हॉस्पिटल हम घर आ गए, क्या है ठीक है कि क्या है। नो कॉन्वर्सेशन, नो फोन व्हाट्सएवर। सो इट वाज गुरु जी अलोन जिन्होंने इन्होंने मीडियम बनाया है और साडा काम ਕੀਤਾ। ਇਹੋ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਹੋਏਗਾ। ਇੰਨਾ ਹੁੰਦਿਆਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ। ਇੰਨੇ ਮੂਰਖ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਸਾਡਾ ਇਹ ਕੀਤਾ ਉਹ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਮਹਾਸ਼ਿਵ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। ਬਾਰ ਬਾਰ ਚੋਲੇ ਛੋੜਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਰ ਬਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਹੋਏ ਤੇ ਹੁਣ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮਨ ਖਿਆਲ ਆਂਦਾ ਔਰ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਖਿਆਲ ਆਂਦਾ ਤੇ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਸ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਈ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿਖਾਏ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ। मेरा सत्संग बहुत लंबा हो जाएगा if I tell you so much, but there are any number of examples। तो ਹੁਣ ਤੇ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਸ ਕੁਝ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਫਟਰ ਆਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੋ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਕਰਮ ਕਟਵਾਣੇ ਨਾ। ਪਰ ਇਹ ਸੋਝੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪਾਈ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਲੇ ਵੀ ਡੋਂਟ ਫੀਲ ਬੈਡ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਇਹ ਕਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਕੱਟ ਰਹੇ ਹਾਂ और सानू ओदी जड़ी छुरी दी नोक ना वो नहीं लग रही, सिर्फ तो ब्लेड एवं थोड़ा जा लग रहा है। असि उन्हें एक्सेप्ट करके आगे चलिए, मूव ऑन मूव ऑन मूव ऑन। तो ये एहसास इतना हो गया है कि असि अच्छे कर्म किए हुए सन जेड़े सन गुरु जी ने शरण दिता। और गुरु जी साडे एक लाइफ नहीं, पता नहीं कितने जन्मां च साडी गुरु जी नाल साडी रिश्ता है। साडे पिता हैं, साडे माता हैं, साडे असि उन्हां दे बच्चे हाँ। तो असी दोनों बारी उन्होंने मैनू बुलाया। पहले बारी पुणे जान तो पहले भी जो मैनू मेरी अपनी बीमारी सी, कैंसर सी या सार्कोइडोसिस सी, व्हाटएवर इट वाज, वो उस वेले भी उन्होंने मैनू भेजिया जिस बंदे नाल आई डिडंट नो हिम एट ऑल। आज वो मेरे सामने आ जाए मैनू नहीं पहचान पाऊंगी, लेकिन गुरु जी ने उन्हें भेजा और मैं ठीक हो गई विदाउट। आई टोल्ड यू मैं टूर ते भी गई, बेंगलोर भी गई, बीच में ऑफिस भी चली जाती सा, बीच में घर भी सो जाती सा, लेट भी जाती सा। मुश्किल भी बड़ी आई मैनू, लेकिन उतनी सफरिंग नहीं आई जितनी मैंने हुण सुनी सत्संग ते होर लोगों नूं आई। बिल्कुल नहीं आई हुई। एंड मेरे पेरेंट्स ने बिल्कुल नहीं पता चलिया कि वो हर वेले कहन आशा नाल गल करा दो, मेरा सबसे टेस्ट कराए हो। तो ऐसी केड़ी बीमारी है, टेस्ट कराते रहते तुसी हर वेले, अगे कुछ नहीं बदते। बट ही नेवर टोल्ड देम कि कैंसर, डॉक्टर कैंसर कहंदे पे ए कहंदे पे। सो हर अच्छा मेरे मन च ये हुंदा सी हर वेले कि गुरु जी मेरा बेटा तो बहुत मनदा, बहुत गुरु जी मनदा सी। वो मैनू कई मेरे गुरु जी कहंदे हुए सन तेरे तो सियाना तेरा बेटा है। क्योंकि मेरा मैं जानदी सा माता दी बहुत, माता रानी दी बहुत फॉलोअर्स सी। तो मैं वैष्णो देवी हर साल कई बार 2 बार भी जाती सा, कई 3 बार भी जाती सा। अच्छा तो वो मनु कहते सन कि एक जगह ते रह, डोंट कीप ऑन अपनी लत 2 जगह पे ना रख, यू स्टिक ऑन, इत्थे आंदे फिर इत्थे ही रहो। तो मैनू हुंदा सी गुरु जी नाल मेरी बड़ी चाह है, बहुत प्यार है, लेकिन माता रानी को जाना। तो एक बार उन्होंने मैनू बुला के बिठाया, वो थोड़ा डांटिया भी कि एक जगह रहना चाहिए, उत्थे एक लड़ फड़ीदा, फिर बार बार जगह नहीं भटकीदा। वो मैंने उस कॉन्टेक्स्ट कहते सन कि मैं जो जाना तो मेरे पिछले बेटे ने पूछना मम्मी फिर कितने गई,
and he would say sheepishly कि मम्मी वैष्णो देवी गई है, या मम्मी अमरनाथ गई है, या मम्मी केदारनाथ गई है. He would say, he would just smile. लेकिन उन्होंने कभी एक बार फिर मैंने बुला के उन्होंने डांट के किया, मैं रो गई, रोई भी, बट उस तो बाद ऐसे कान पकड़ के मैंने किया, और मेरे हुन जहन आ गया कि गुरु जी सभा हो ही नहीं. गुरु बिन घोर अंधार, गुरु बिन समझ ना आवे. साडी पहचान ही गुरु जी नाल है, साडी अस्तित्व ही गुरु जी नाल है. सो ये लेसन आई वुड लाइक टू टेल ऑल ऑफ यू आल्सो कि गुरु जी ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਦੇवी देवता, ऑल आर, यू हैव रिस्पेक्ट. हर एक मत्था टेकते हो, हाथ जोड़ते हो, सब रिस्पेक्ट एवरी अदर गॉड, एवरी डेटी, लेकिन फॉलो ओनली गुरु जी. अपने गुरु जी ਉਹ ਉਹਦੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਬਛੜਾ ਜਿਹੜਾ अपनी माँ को किसी दूसरी गाँव को चला गया दूध पीने, तो उन्हें लाठी मारी है ना, दूध नहीं मिलेगा. तो ਅਸੀਂ अपने गुरु जी को जाके सानू सब कुछ मिलता है, और दूसरे किसी को जावांगे तो कुछ नहीं मिलेगा, दुख ही पावांगे. तो प्लीज ऐसी ऐसी आई वुड लाइक टू गिव दिस मैसेज कि अपने गुरु जी लड़ पड़े कि दूसरे किसी तरफ देखो ही नहीं. द एंड ऑफ ऑल, सारे एक कोई, इट इज सेम स्पार्क, आई एग्री, इट इज सेम स्पार्क, लेकिन गुरु जी इज ऑल इन ऑल. मेरे पास तो वही देवता, वही माता, वही पिता, वही शिव, वही शंकर, सब कुछ वही है, हनुमान जी सब वही है. और मैं तो इन्ना देखिया. एक बार स्मॉल इंस्टेंस, मेरे ब्रदर हैं इन कनाडा नो, तो वो परजाई डॉक्टर है किसी, तो दे हैव सम प्रॉपर्टी इन डीएलएफ और समथिंग. वो आए हुए सन, तो इन दैट कॉन्टेक्स्ट गए हो सन, डीएलएफ गए सन, फिर बेटे कलाश गए सन, प्रॉपर्टी उन्होंने हैगियां थे उत्थे. सो दे केम बैक बाई टैक्सी. वो अपनी भैन नाल गई सी मेरी परजाई, और आने वाली परजाई ने उन्होंने टैक्सी ला दी एंड बसंत कुंज आ जाना साढ़े को आके, साढ़े को ठहरे उस बसंत कुंज. रस्ते ना उन्होंने टैक्सी खराब हो गई, एंड रात दे टाइम दिसंबर का महीना, अंधेरा गो, ते टैक्सी खराब हो गई. कि वो टैक्सी वाले ने कहा कि जी इतने उतर जाओ, और उन्होंने कहा सन पे और टैक्सी ला दो, हाउ कैन वी गो, वी हैव टू गो टू बसंत कुंज. वो कहने लगा जब तक मैं दूसरी टैक्सी मंगाऊंगी बहुत देर हो जाएगी, तो तुसी और कोई टैक्सी लेके चले जाओ. अब दे वर वेरी वरीड कि ਅਸੀਂ किस तरह जाइए, वी डोंट इवन नो वेयर वी आर. किनो पूछिए, ਅਸੀਂ टोटल न्यू पीपल हाँ, ਅਸੀਂ किथे दूसरा सन किथे और ले जाए. तो दे वर वेरी वरीड, राइट इन द मिडल ऑफ द रोड खड़े. तो थोड़ी देर बाद वो एक बंदा आया, ऑटो च निकलिया मेरा शायद. उन्हें कहा तुसी इत्थे क्यों खड़े हो सड़क दे विच. उन्हें कहा सारी टैक्सी खराब हो गई है, असी वी डोंट नो हाउ टू गो. उन्होंने कहा अच्छा. इन्हें एक ऑटो आया, उस बंदे ने कहा ऑटो बैठाया, इन्होंने ऑटो में बैठो. तो क्या इन्होंने बसंत कुंज जिथे कहने ले जाना, और जिन्हें पैसे तेरे बनते वही लाना, एक पैसा एक्स्ट्रा नहीं लाना, और बिल्कुल तंग नहीं करना. बिल्कुल उन्होंने इस तरह समझाया कि जिस तरह गुरु जी खुद बोल रहे सन. नाउ दिस आई विल टेल यू व्हाई गुरु जी क्यों बोल रहे सन. बिकॉज वो घर पहुंचे ना, तो मेरी भतीजी ब्रदर की लड़की, she was more than, she was I think 30 years. वो कहने आती ही ना अक्खा जो आंसू, बुआ जी आज तो गुरु जी आ गए, गुरु जी ने बचा लिया. मैं क्या क्यों, क्या हो गया. देन शी सेड कि ਅਸੀਂ ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਦੇ ਖੜੇ. मैं कहा तू सानू फोन करना सी, आई वुड हैव पिक्ड यू अप. कहने सानू पता नहीं किथे है गया, वी नाइदर नो वेयर वी आर, वी डू नॉट नो व्हाट टू डू. ਕਿਹੜੀ ਟੈਕਸੀ ਕਿੱਥੋਂ ਮੰਗਾਈਏ, ਯੂ ਟੂ ਬੁੱਕ ਅ ਟੈਕਸੀ ਨਾ. ऑटो वाले डर लगता कितने ले जाएंगे. सो दे वर टोटली स्केयर्ड टू डेथ. गुरु जी उत्थे उन्होंने कार, उन्होंने ऑटो बिठाया. कहने वो बंदा कौन सी, इत्थे तो बंदे नू मार देने, कोई दूसरा बंदा पूछने वाला नहीं हैगा कि तेन क्यों कर रहे, तेन पहचान वास्ते. ये तो खड़े ऑटो बिठाया, नाल किया सारा कुछ ले जाए, कोई तंग नहीं करना, जिन्ने पैसे बंदे नू नहीं लेने, एक पैसा एक्स्ट्रा, सब समझा के उन्होंने भेजा. सो गुरु जी ने की कर देन, किस किस दा ख्याल कर देन, पूरी एक्सटेंडेड फैमिली. और मैनू ये हुंदा सी कि गुरु जी मन ख्याल हुंदा सी कि मेरे बेटा तो बहुत मंदा है, मेरी बेटी बॉम्बे होंगी, वो भी मान लेना,
तो बहुत अच्छा लगे कि ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ फैमिली गुरु जी शरण च रही है। गुरु जी ने ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾ ਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ, ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਡਿਵੋਟਿਵ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਬੰਬੇ ਚ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਸਤਸੰਗ ਆਪਣੇ ਘਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਵੱਡਾ ਸਤਸੰਗ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਮੰਦਰ ਤੇ। ਔਰ ਸੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਜ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਲੜਕੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਕੁਟੀਆ ਚ ਬੁਲਾ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ, ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਕੁਟੀਆ ਚ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਉਹਨੂੰ ਡ੍ਰੀਮ ਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕੁਟੀਆ ਚ, ਮੇਰੀ ਕੁਟੀਆ ਚ ਆ ਜਾ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਬਸ ਅਸੀਂ ਬਣੀ ਰਹੇ ਸਾਡੀ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਚੱਲੀਏ, ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਚੱਲੀਏ, ਨਾ ਜੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲੀਏ। ਔਰ ਇਹ ਇੱਛਾ ਵੇ ਹੁਣ ਇਹ ਕਿ ਆਈ ਐਮ ਓਵਰ 80, तो ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਅੱਗੋਂ ਡੈਥ ਦਾ ਡਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇੰਨੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਿਕਾਲ ਦਿੱਤਾ, ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਨਿਕਾਲ ਦੇਣਗੇ। ਅੱਗੋਂ ਹੁਣ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਡਰ ਹੈ? ਬਸ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਲਾਸਟ ਜਦੋਂ ਸਾਹ ਹੋਏ ਨਾ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਚ ਦੀਦਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਹੋਏ, ਔਰ ਦੀਦਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਜ਼ਬਾਨ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਹੋਵੇ। ਬਸ ਦੈਟ ਦ ਓਨਲੀ ਥਿੰਗ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਮੈਂ ਕਦੀ ਕੁਝ ਮੰਗਿਆ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਜੋ ਬੇਮਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗਣੇ ਬਿਨਾਂ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਔਰ ਇਹੀ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਦੀਦਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਵੇ ਔਰ ਜ਼ਬਾਨ ਤੇ ਨਾਮ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਵੇ। तेरे बिना सुने कोई जज्बात ना, मेरे विच ऐसी कोई गल बात ना।